और इस वक्त की बड़ी खबर छात्रों के मार्च से जुड़ी हुई, जिसमें जेएनयू मामले के आरोपी छात्र हिस्सा नहीं लेंगे। इनमें उमर खालिद, आशुतोष, रियाज, अनिर्बान, रामा नागा ये 5 छात्र शामिल हैं जो आरोपी हैं। ये मार्च में नहीं जा रहे हैं। इन 5 पर देशद्रोह का मुकदमा है। ये इस वक्त की अहम खबर है और हमारे सहयोगी ब्रिजेश ज्यादा जानकारी देंगे। ब्रिजेश, क्या इस मामले में अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, कल तक इनकी रणनीति थी कि ये जो 5 छात्र जिनको पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी पिछले 10 दिनों से, ये रोहित वेमुला के मार्च में शामिल होंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इन्होंने कल ये बात कही थी कि ये गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं, पुलिस चाहे तो आए इनको गिरफ्तार करके ले जाए। कल इस तरह के दावे जरूर किए गए थे, लेकिन आज जो अपडेट ये है कि ये अब उस मार्च में शामिल नहीं होंगे। हालांकि अब इनको क्या इनकी स्ट्रैटेजी है, क्या ये कोर्ट जाएंगे या फिर क्या कुछ राहत की बात सोच रहे हैं, ये अब तक साफ नहीं हो पाई है। हालांकि दूसरी तरफ जेएनयू प्रशासन भी इस बात को कह रहा है कि जो उनकी इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट है, जब तक वो फाइनल होकर सामने नहीं आ जाती तब तक वो पुलिस को दाखिल होने नहीं देंगे कॉलेज परिसर के अंदर। इस बीच देखना ये होगा कि आखिरकार क्या पुलिस इनको जबरन घुस से गिरफ्तार करती है या फिर ये खुद पुलिस के पास जाते हैं सरेंडर करने के लिए। बहुत शुक्रिया, हम अपडेट लेते रहेंगे। हमारे तमाम संवाददाता पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अब बातचीत को शुरू करते हैं, लेकिन शुरुआत में रामकृपाल जी आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि हमें पॉलिटिकल व्यूज पता है ज्यादातर। क्या ये जो कुछ चल रहा है अभी, जेएनयू प्रकरण, रोहित वेमुला पर मार्च निकाला जाना, संसद के सत्र की आज शुरुआत होना, बड़ा गहमा गहमी का दिन है, सब कुछ वेल प्लान्ड दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं ये बात तो मुझे नहीं एग्जैक्टली पता है कि इसकी परमिशन कब ली गई थी, और अगर ये पहले परमिशन ली गई थी तो मुझे लगता है कि उसको अनावश्यक जेएनयू से फिर जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि कितना भी हम कह लें, आज का जो माहौल है उसमें इसको जोड़ा ही जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि जो बेसिक मुद्दा है रोहित को लेकर के, वो मुद्दा देखिए, उसको वो एक सोशियो पॉलिटिकल मुद्दा है और वो मुद्दा जीवंत है इस देश में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसको लेकर के अगर कभी भी कोई भी उस संघर्ष की बात की जाती है तो होनी चाहिए। क्योंकि आप एक छोटी सी बात आपके सामने रख रहा हूं कि जब मैं हर संडे को मैट्रिमोनियल की तरफ मेरी निगाह जाती है तो इस हिंदुस्तान के तमाम पढ़े लिखे और तमाम हैप्स के बारे में मेरी धारणा हो जाती है कि जो लोग ये कहते हैं कि गांव में लोग जातिवादी होते हैं, आप उससे देख सकते हैं कि आज भी हमारा सोच का नजरिया क्या है। तो देखिए, समाज में जो कुछ है, दलितों के साथ जो कुछ होता है, ये शहर हो, गांव हो, कहीं भी हो, ये जग जाहिर है। हाँ, ये वाजिब है कि इसके खिलाफ एक बात उठाई जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसको हम डिस्कशन में प्रोमिनेंटली रखेंगे। लेकिन मुद्दा यही आता है कि अभी जो कुछ चल रहा है वो आपकी चिंताओं के समाधान के लिए चल रहा है या कुछ और मकसद है, और वो मकसद जरा साफ हो पाएगा जब वाम दल, बीजेपी, कांग्रेस, इन तीनों के प्रतिनिधि हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आकर जरा डिटेल में इस पर बातचीत करते हैं। ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ, तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और अपने मेहमानों से बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले आपको अंबेडकर भवन एक बार लिए चलते हैं। एहतेशाम मौजूद है। एहतेशाम, क्या चल रहा है अभी यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर धीरे धीरे स्टूडेंट्स ग्रुप यहाँ पे इकट्ठा होने लगे हैं और यहाँ पे गाना बजाना और स्लोगन शाउटिंग शुरू हो गया है। ये एक तरीका होता है मोबिलाइज करने का, लोगों को एक साथ खड़े करने का, और इसमें यही नारे लगाए जा रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार की नीति है वो इन्हें मंजूर नहीं है। रोहित वेमुला के लिए ये जस्टिस चाहते हैं, साथ ही साथ जेएनयू में जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ भी ये लोग खड़े हैं, और इस तरह की नारेबाजी के साथ लोगों को लामबंद किया जा रहा है। हालांकि अभी है, यहाँ पे जो वक्त दिया गया था वो 11 बजे से लोगों के जमा होने का दिया गया था, तो धीरे धीरे अब शुरू हो चुका है। यहाँ पे लोग भीड़ इकट्ठा होने लगी है और ऐसा बताया जा रहा है कि शायद 12 बजे के करीब जब काफी तादाद में लोग आ जाएंगे। और खास तौर पे ये सिर्फ स्टूडेंट्स का मूवमेंट नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट्स इसमें नहीं है, बल्कि अलग अलग हल्के से लोग आए हैं। कुछ टीचर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जेएनयू के हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ दलितों के साथ जो संगठन काम करते हैं, बहुत सारे लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो अलग अलग धड़े हैं, कल्चरल ग्रुप हो, आर्टिस्ट के हो या म्यूजिशियंस हो, वो सभी यहाँ पर आए हैं और धीरे धीरे एक माहौल बन रहा है जिसमें लोगों को जोड़ने की बात की जा रही है और धीरे धीरे ये रैली की शक्ल लेगा जो लोग मार्च करेंगे यहाँ से जंतर मंतर की तरफ। हम अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया एहतेशाम। और अब सीधे मैं बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा जी का रुख करना चाहूंगा। सुदेश जी, एक तरफ अंबेडकर भवन पर हम देख रहे हैं लगातार छात्रों की बड़ी तादाद देखने को मिल रही है, जेएनयू में अलग प्रदर्शन चल रहा है, संसद का सत्र शुरू होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि सरकार को चारों तरफ से घेरने की कोशिश तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ क्या वजह है कि इतना मौका मिल पाया है कि सरकार को घेरने के लिए इस तरीके से लामबंदी की जाए? कहां कमजोरी रही? देखिए, कमजोरी का बात नहीं है प्रवीण जी। अगर इसको आप पर्सपेक्टिव में देखना चाहते हैं तो ये समझिए कि लेफ्ट फ्रंट जो है वो गोलबंद हो रहा है हमारे खिलाफ, क्योंकि लेफ्ट फ्रंट को बहुत शिकायतें हैं रही हैं, क्योंकि वो जो एनजीओस चलाते थे इनके बहुत सपोर्टेड लोग, वो एनजीओस पर हमने शिकंजा कसा है, क्योंकि ये सब कंप्लायंस एनजीओस नहीं थे, फंड आते थे फॉरेन से, वो फंड का यूटिलाइजेशन कैसे होता है उसको जब हमने जानने की कोशिश की तो इस तरह का आप रोहित वेमुला अम्बेडकर के स्मृति को आप एक पॉलिटिसाइजेशन में ले आए हैं। रोहित वेमुला के केस को अगर आप एक इंसाइटेड मान के अगर आप दलित इशू, आपको पता है कि दलितों में बीजेपी का जो वर्चस्व है, लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दलित बीजेपी के पास है, ये तो एक तथ्य है जिसको नकारा नहीं जा सकता। और आज ही नहीं, पिछले लोकसभा में भी हमारी संख्या बहुत ज्यादा थी दलितों की, तो दलित हमारे साथ हैं। ये इन्हें लगता है कि रोहित वेमुला के इशू को उठा के ये कुछ कर लेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। कि लोगों को पता है कि अगर इस तरह से आप लिंक करेंगे चीजों को तो फिर तो देश में कुछ रह ही नहीं जाएगा। इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी होने दीजिए, तथ्यों को सामने आने दीजिए। वाम दल कैसे, आप वाम दलों को कैसे जिम्मेदार मानते हैं? उनकी भूमिका कहां दिखाई देती है? उनकी भूमिका सिर्फ इतनी है कि वो हर जगह खोजते रहते हैं। क्या रोहित वेमुला वामपंथ का नहीं था? अगर जेएनयू में हो रहा है, क्या वामपंथ उसमें लिंक्ड नहीं है? ये लोग ही हैं जो सारा प्रॉब्लम क्रिएट ही ये लोग कर रहे हैं। और ये लोगों ने लामबंद करने की कोशिश की, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार को अगर आइडियोलॉजिकल चैलेंज कोई देने की कोशिश कर रहा है तो वो लेफ्ट फ्रंट कर रही है। ज़ैदी साहब, क्या छात्रों को इकट्ठा करके छात्रों की राजनीति के थ्रू आप लोग मोदी को घेरने की, मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आइडियोलॉजिकल फाइट इनको कभी भी हम दे सकते हैं, इनसे हम बहुत आगे हैं। नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के सामने लेफ्ट आइडियोलॉजी नहीं टिकेगा। इनकी आइडियोलॉजिकल हेजीमोनी को हमने चैलेंज किया है, लेकिन वो कन्फ्रंट नहीं कर सकते, इसलिए वो ओछी राजनीति में उतर आए हैं। लेकिन यही नहीं है छात्र, वो छात्र जो नहीं आया है वो बहुत बड़ा छात्र का एक। ठीक, ज़ैदी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी बात। नाम पर मेरे सियासत भी यही करते हैं, मुल्क के अमन को गारत भी यही करते हैं। कल बीएचयू के अंदर जो एक विद्यार्थी अपनी आवाज बुलंद कर रहा था, क्या वो भी लेफ्ट का था? क्या वो भी एएसएफ का था कि उसे उठा के पीछे से पुलिस कार्रवाई करती अगर कुछ कर रहा था? प्रधानमंत्री के साथ नारा लगाना देशद्रोही है, अपनी बात कहना देशद्रोही है। कि बीजेपी का कोई आता है कैमरे के सामने उसके थप्पड़ मारता है, क्या ये कानून का राज है? क्या ये सबका साथ सबका विकास था? दूसरे, कल पटना के अंदर एक कोई फोटोग्राफर फोटो शूट कर रहा था किसी उसके राज तिलक उसका नाम है, उसकी कल आंख फोड़ दी, उसके वालिदैन भी नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो आप इन सब के कारण आप ये एजिटेशन कर रहे हैं क्या? तो आप पुलिस के खिलाफ करिए ना। हमने थोड़ी ना किया ये। अगर पुलिस अपना कार्रवाई की है, पुलिस ने गलत किया है, आपको लगता है तो पुलिस के खिलाफ करिए। सुदेश जी, आपने अपनी बात कही, हम चुप बैठे सुन रहे थे। आप हमारे आप तो सिर्फ इल्जाम ही इल्जाम लगाए हुए हैं। सुदेश जी, हमारी पुलिस एक्शन लेती है, अगर कोई पीएम के कैबिनेट के सामने हमारी बात सुन लीजिए, उसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं। ठीक है सुदेश जी। ज़ैदी साहब, आज का जो प्रदर्शन है उस पर बात करें। ये जो आपने जितनी घटनाएं बताई, इनका भी कोई समर्थन नहीं। रोहित वेमुला अगर अपनी आवाज उठाता है, पहले वो नक्सलाइट हो जाता है। अपनी आवाज उठाने वाला, आपके विचारों को ना मानने वाला, आरएसएस की विचारधारा का पालन ना करने वाला, या तो नक्सलाइट है या देशद्रोही है। आपके जो गली गली के अंदर सर्टिफिकेट बांटते घूम रहे हैं, जो आपने एक संस्थाएं खोल दी हैं कि जिसे भी चाहे उसे आप देशद्रोह कह दें। क्या मतलब ये किस आधार पर ये पटियाला हाउस के अंदर सिंपल नारे लगाए जा रहे थे, वहां का पूरा वो जानता है, जनता जानती है, कैमरों के सामने नारे लगाए जा रहे थे। तो आपको जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा है या नहीं है? किसी के नारे हाउस हमारे कंट्रोल में नहीं है। शर्मा जी आते हैं, बीजेपी का कैडर नहीं मैन करता है वहां पर। सुदेश जी सुन लीजिए, इतनी तो सहनशीलता होनी चाहिए आपके अंदर। ये कहिए कि आप दूसरे की नहीं सुनते हैं।
आपकी अपनी विचारधारा की अरे सुनते हैं, पटियाला हमारी हाउस भी में सुन जो हुआ लीजिए। उसके लिए आप बीजेपी को कैसे सुधीर जी, रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं ये बताइए। सुन लीजिए, शर्मा हमने जी इस वहां एक्ट को आते condemn हैं किया है। और हमने आके बोला कम्युनिस्ट लॉ को पार्टी एक्ट के करने दीजिए। कार्यकर्ता को मारना शुरू कर देते हैं और ये कहते अरे हैं आप कि जाके अगर मेरे 200 पास कार्यकर्ताओं बंदूक को होती, आरएसएस का अगर आपने मेरे जिंदा पास मार दिया बंदूक केरला होती, में, आप तो मैं किसकी उसे बात कर गोली रहे मार हैं? देता। अरे आपकी सत्ता में केरला में तो आपने 200 मैं कार्यकर्ताओं को सुन मार लीजिए, दिया आप है। सुन लीजिए, कुल्लू आप में। सुनिए, सुन तो लीजिए, कार्यकर्ताओं को मार सुन दिया लीजिए, है आपने। सुन लीजिए, आपको मैं बताता हूं, आपका डबल स्टैंडर्ड मैं बता रहा हूं। अगर मैं उसका प्रवक्ता नहीं हूं समाजवादी पार्टी या किसी का, आपको मैं बताता हूं, अगर इमरान मसूद सहारनपुर के अंदर एक बयान देते हैं कि मैं फला की बोटी बोटी काट दूंगा, वो वीडियो वायरल होता है तो उसे मीसा में बुक किया जाता है, उसकी जमानत नहीं होती। और आपका विधायक राजस्थान के अंदर ये कहता है कि राहुल गांधी की मुझे बंदूक हो तो मैं उसके गोली मार दूंगा, उसे कुछ नहीं किया जाता, उस पर कोई केस दर्ज इतना नहीं grievances होता। आपको शर्मा तो जी आप दिल्ली के judiciary में जा अंदर कहते हैं कि सकते मैं हैं। कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, के लोगों हम को जैदी गोली साहब मार एक मिनट दूंगा। मैं judiciary माफी में चाहूंगा। जाइए ना, एक मिनट सुधीर जी, एक मिनट सुधीर जी, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है आप जैदी लोगों साहब, का, जैदी ये साहब, कानून की सरकार जैदी चला साहब, रहे हैं। हम इस यहाँ तरह पे तो अभी बहुत सी चीजों को गिनवा सकते हैं हम। एक मिनट सुदेश जी, ये तो हम डिस्कशन को कहाँ ले जा रहे हैं, हम कोई लिस्ट को डिस्कस करने नहीं इनकी बैठेंगे। दुखती रग है, ठीक है प्रवीण जी, दुखती रग है इन लोगों की। चलिए, अब मैं एक रुख करना चाहूंगा हुसैन साहब आपका। ये बताइए कि ये जो सारी चीजें चल रही, मेरा सीधा सा सवाल जैदी साहब से भी, हालांकि मैंने यही सवाल किया था, ये सब कुछ जो चल रहा है या जो मैं रामकृपाल जी से पूछ रहा था, ये स्टेज्ड क्यों ना कहा जाए, एक बड़ी टाइमिंग के साथ दिखाई पड़ रहा है। चलिए, पहले नहीं हुआ तो क्या अब लामबंद किया जा रहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ राजनीति का एक नया विकल्प, एक नए तरीके की राजनीति स्टूडेंट्स के जरिए, बुद्धिजीवी वर्ग के जरिए शुरू की जाए? देखिए, चारों इश्यूज अलग अलग है, चाहे वो रोहित वेमुला वाला हो, जेएनयू वाला हो, FTII वाला हो, IIT मद्रास, पेरियार अंबेडकर एसोसिएशन वाला हो, ये चारों मुद्दे अलग अलग हैं। लेकिन हम भले इसको अलग अलग देखें या भले इसको पूरी एंटिरिटी में हम इसको देखें कि सारे जोड़ के भी देखें, मुद्दा एकदम साफ है कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, लगातार जो है वो लोग जो इनकी आइडियोलॉजी से, जो इनकी सोच से सहमत नहीं है, वो लोग जो इनके पॉलिसीज से सहमत नहीं है, वो लोग जो इनके पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो लोग जहाँ पे लिबरल और प्रोग्रेसिव स्पेसेस हैं, उस चीज को जो हम लगातार अटैक करने की कोशिश की है। इसमें कोई दो राय नहीं। हम मतलब ये इसमें सीधी सादी इनमें दो चीजें, जेएनयू है, रोहित वेमुला जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, इन दोनों में ऐसा क्या लगा जिसको मोदी सरकार दबाने की कोशिश कर रही है या दबाया नहीं जाना चाहिए था? इनमें से ऐसी कौन सी बात? नहीं, रोहित वेमुला वाला सीधा सीधा मामला है। जैसे मेरे से पहले जो स्पीकर बात कर रहे थे वो भी कह रहे थे, मैं सारा देश जानता है, ये एक आदमी जो मतलब कोई आवाज उठाता है, पहले तो उसको नक्सल बोला जाता है, उसके बाद देशद्रोही बोला जाता है, फिर उसके खिलाफ FIR होता है, फिर उसके खिलाफ एक MP चिट्ठी लिखते हैं,